छात्रों, मैं आर.एस. विजय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का, विद्युत स्थैतिकी 2 का। जैसा कि जानते हैं आप, लाइव क्लास बंद है तो हम लेक्चर ऐसे ही अपलोड कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो पहले जो पढ़े थे वो थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं। पहले हमने पढ़ाया फर्स्ट पॉइंट, बेसिक पॉइंट, मतलब मुख्य बिंदुएं जो इस चैप्टर में प्रयोग होंगी उसके बारे में बताया। उसमें 3 पॉइंट्स आए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट किए हैं विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। तो विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में सबसे जो पहला पॉइंट पढ़ाया गया, पहले तो हम परिभाषा बताए, उसके बाद विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में पहला पॉइंट हो गया था। इसमें 3 पॉइंट पढ़ाए गए थे, वो हमने बता दिया। और दूसरा पॉइंट जो चल रहा है इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट है ना, पहले तो बेसिक्स कुछ था, इसका जो मेन पॉइंट जो स्टार्ट हुआ है वो विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। उसका फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था 2.1, दो बिंदुओं के बीच कोई 2 आवेश है, ठीक है, और एक आवेश को स्थिर रख करके दूसरे आवेश को 2 बिंदुओं के बीच घुमाया गया। तो यहां से यहां घुमाने में कितना स्थितिज ऊर्जा में बदलाव आएगा, उस बदलाव के बारे में हमने बताया था। स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, यानी कि डेल्टा यू के बारे में। साथ ही में हमने डब्ल्यू बाहरी और डब्ल्यू विद्युत, यानी कि विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऐसा करने में, और बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य ऐसा करने में आपको बताया गया था। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, इसमें 2 बिंदु आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। हम यहां पर बात कर रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। पिछले वाले में ऊर्जा का अंतर था, ठीक है, तो अंतर, और अब पढ़ेंगे सिर्फ विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब सवाल ये उठता है कि अंतर और विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में क्या अंतर है। तो देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर, इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच विद्युत ऊर्जा का घटाव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का घटाव। एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अगर U1 है, दूसरे बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा U2 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, उसे डेल्टा यू कहें। अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बताइए, यानी कि अब हम किसी एक की बात करें, ठीक है। पीछे वाले में 2 डिस्टेंस लिए थे, R1 से R2। तो R1 से R2 जाने में कितना स्थितिज ऊर्जा में बदलाव हुआ, या A बिंदु से B बिंदु जाने में कितना विद्युत ऊर्जा में बदलाव हुआ, यह बात बताया गया था। लेकिन यहां पर जो बताया जाएगा वो मात्र एक ही दूरी पर, दूरी बदलेगा नहीं, मात्र एक दूरी पर हम 2 आवेश को रख दिए, ये Q है, ये Q है, सवाल क्या है देखिए, और इन्हें R दूरी पर रख दिया गया। तो अब सवाल है कि इनका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, ठीक है, अंतर नहीं, वास्तविक ऊर्जा। अब सवाल ये उठता है कि पिछले वाले जो हम पढ़े थे और अभी जो पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या बदलाव आएंगे, ठीक है। तो 2.1 तक हम लोग पढ़े थे, 2, 1, 2, 2.1, 2.2 यहां से शुरू हो रहा है। तो पिछले वाले में अंतर पढ़े थे, और अब हम लोग वास्तविक ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। वास्तविक कहने का मतलब है कि किसी एक बिंदु पर, और अंतर मतलब 2 बिंदु के बीच का घटाव, ठीक है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, वास्तविक कोई भी चीज अगर आप निकालना चाहते हैं, कोई भी चीज आप वास्तविक मेजर कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत 0 से होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को गौरपूर्वक समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कॉलम लिया, इस कॉलम में पॉइंट O है, P है, Q है, R, ऐसे पॉइंट्स है। यहां 0 मीटर, यहां पे 10 मीटर, यहां पे 20 मीटर, और यहां पे 30 मीटर दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप Q का P के सापेक्ष में हाइट बताइए, Q का P की तुलना में, या
Q का P से कितना हाइट है, या P और Q के बीच का हाइट का अंतर बताइए। तो आप क्या करेंगे, HQ माइनस HP, है ना। Q का हाइट और P का हाइट दोनों को घटा देंगे, यानी कि 20 माइनस 10 इक्वल टू आ गया 10 मीटर। ठीक है। और अब मैं पूछ रहा हूं आपसे सिर्फ हाइट ऑफ Q, मीन्स सिर्फ Q की हाइट बताइए, Q की हाइट बताइए। तो आप Q की हाइट कितनी बताएंगे, तो Q का हाइट बताएंगे आप, Q ये है, ये 20 मीटर। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आपसे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि HQP मतलब दो हाइटों का अंतर पूछा, किसके किसके बीच, तो Q का P के सापेक्ष में, यानी Q और P के बीच। तो आप हाइट कहां से कहां लिए, P से Q लिए, है ना। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा HQ हाइट ऑफ Q, यानी कि HQ Q की ऊंचाई, है ना, तो ये दोनों में क्या अंतर है बताइए। ये दोनों में अंतर है कि ये ऊंचाई का अंतर है, घटाव है दो बिंदुओं के बीच, और ये सिर्फ एक बिंदु की ऊंचाई है। अब बात को समझिएगा, ऐसा ही बात कुछ हम यहां भी पढ़ रहे हैं। यहां भी आप क्या पढ़े थे, यहां भी आप पढ़े थे पिछले वाले में दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर, और अब क्या पढ़ रहे हैं, किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये तो दो बिंदु आवेश होगा, लेकिन बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा पूछ रहे हैं। सिर्फ स्थितिज ऊर्जा मतलब एक बिंदु पर, अंतर मतलब दो बिंदु, है ना। तो ऐसा ही कुछ मामला यहां भी है। अब इसको आप समझिए, जब हम आपको कहें कि Q और P के बीच ऊंचाइयों का अंतर बताइए, तो आपने Q से P तक का हाइट लिया, P से Q तक लिया, है ना। लेकिन आपसे कि हम कहे कि सिर्फ Q की ऊंचाई बताइए, तब आपने कहां से लिया, तो आपका जवाब यह आएगा कि आप अगर Q से सिर्फ ऊंचाई पूछ रहे हैं, Q का ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो हम O से लेंगे, O से। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहां तो कहा था कि आप Q से P के बीच ऊंचाई का अंतर बताइए, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि आप Q का O से बताइए, सिर्फ हमने कहा Q का बताइए ऊंचाई। ठीक है, तो जब हम आपसे अंतर पूछे तो हम आपको बता दिए कि P और Q के बीच अंतर बताइए, लेकिन जब ऊंचाई पूछे तो हम ये नहीं कहे कि आप O से लीजिए, लेकिन आपने O से लिया। हम तो सिर्फ पूछे थे Q की ऊंचाई बताइए, तो आप O से क्यों लिए, क्योंकि एक बात है, अंतर जिस दो बिंदुओं के बीच पूछेगा उसी के बीच लिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ऊंचाई पूछ रहे हैं, यानी कि वास्तविक ऊंचाई पूछ रहे हैं, ऊंचाई का अंतर नहीं है, ये वास्तविक ऊंचाई है, और वास्तविक ऊंचाई जो है ना, वो हमेशा कहां से लिया जाता है, तो वहीं से लिया जाता है जहां पहले से ऊंचाई का मान 0 होगा। कोई भी एक्चुअल चीज कहां से लिया जाएगा, 0 से लिया जाएगा। तो अगर आपसे हम पूछें कि आप O से क्यों लिए, तो आपको सीधा जवाब होगा, सर आपने ऊंचाई पूछा था, सिर्फ ऊंचाई, यानी कि वास्तविक ऊंचाई पूछा था, अंतर नहीं पूछा था, तो हम वहीं से लेंगे ना जहां ऊंचाई 0 है। तो ऊंचाई 0 कहां है, ऊंचाई 0 है ऊपर। ठीक है, इसी तरह से किसी भी एक का हम सिर्फ ऊंचाई पूछेंगे तो आप हमेशा O से चले जाएंगे बिना पूछे। लेकिन अगर अंतर पूछेंगे, ऊंचाई का अंतर, तो आप हमसे पूछिएगा कि सर किसके किसके बीच लेना है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऊंचाई पूछेंगे तो आप हमसे बिना पूछे O से ले लेंगे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ऊंचाई का अंतर किसी भी दो बिंदुओं के बीच हो सकता है और कहीं से लिया जा सकता है, परंतु ऊंचाई की बात करें तो वो हमेशा मूल बिंदु से, यानी कि जहां पर ऊंचाई का मान 0 है उस बिंदु से लिया जाएगा, मूल बिंदु नहीं, उसको कहिए जहां ऊंचाई 0 है। ठीक है, जैसे आप अपना हाइट मापते हैं, इसी तरह का एग्जांपल और बता रहे हैं। आप अपना हाइट मापते हो तो आप हमेशा अपने पांव के नीचे से हाइट लेते हो। क्यों लेते हो पांव के नीचे से, क्योंकि आपका ऊंचाई 0 कहां है, तो पांव के नीचे, यानी कि हमेशा वास्तविक चीज की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन अंतर कहीं के बीच हो सकता है। तो पीछे वाले में हम लोग स्थितिज ऊर्जा का अंतर पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच, लेकिन अब सिर्फ स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ स्थितिज ऊर्जा किसी एक बिंदु पर पढ़ेंगे, है ना। Q यहां रखा रहेगा,
और यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q आवेश है, और इसी पॉइंट पर सिर्फ ऊर्जा बताना है, बस U, अंतर नहीं बताना है। ठीक है, तो अगर आपको वास्तविक ऊर्जा चाहिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो आप शुरुआत वहां से करेंगे जहां पर ऊर्जा का मान 0 होता है। जैसे आप हाइट वास्तविक वहीं से लिए जहां हाइट का मान 0 है। ठीक है, इसी तरह का एग्जाम्पल और भी चाहें तो आप पेट्रोल लेने जाते हो तो आप अपना कांटा जो है, मशीन का जो कांटा रहता है वो 0 देखते हो। क्यों 0 देखते हो? आप 100 रुपया का अगर तेल ले रहे हैं और वो कांटा 10 के आगे से शुरू कर दिया और 100 तक आपको दे दिया, तो 10 के आगे से शुरू करेगा तब तो वो 90 रुपया का ही आपको पेट्रोल दिया, आपको 100 रुपया शो कर रहा, फॉल्स। तो कांटा 0 क्यों देखते हो? ताकि 100 रुपया का एक्चुअल पेट्रोल आपको मिल सके। तो कोई भी वास्तविक चीज की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। ठीक है, तो इसलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वास्तविक स्थितिज ऊर्जा पढ़ने वाले हैं, अंतर वगैरह नहीं पढ़ने वाले। तो अगर आप अंतर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, वास्तविक ऊर्जा पढ़ रहे हैं, तो इस बिंदु पर अगर आप वास्तविक ऊर्जा निकालने जा रहे हैं तो आप आवेश का विस्थापन वहां से कराएंगे। याद है, विस्थापन कराना पड़ता है कार्य कराने के लिए, तभी तो स्थितिज ऊर्जा पैदा होगा। ठीक है, डेल्टा यू के केस में हमने बताया था। तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। तो अगर कोई बिंदु आवेश यहां रखा है और दूसरा r दूरी पर एक आवेश q, हम पूछ रहे हैं कि इस r दूरी पर इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ऊर्जा u है। तो अगर इसकी माप आप करना चाहते हैं तो ये माप वास्तविक माप है, एक ऊर्जा है तो वास्तविक ऊर्जा है। इसकी गणना कहां से करेंगे, कहां से इस आवेश को विस्थापित कराएंगे? ठीक है, तो इस आवेश को विस्थापित कराएंगे वहां से जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्थितिज ऊर्जा का मान कहां 0 होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 किसी भी बिंदु आवेश के लिए अगर मैं बात करूं, ये बिंदु आवेश है, ये बात का ख्याल रहे, बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान 0 इनफाइनाइट पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रहे, अनंत पर होता है। अब कैसे अनंत पर होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या क्या हमने बताया, थोड़ा सा दिमाग में माइंड में रखिएगा बात को। जितना बात हमने बताया बस एक लाइन में बोलूं कि वास्तविक चीज की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। तो हम लोग एक बिंदु पर वास्तविक विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ने वाले, एक बिंदु पर पढ़िएगा तो वास्तविक ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा मीन्स वास्तविक स्थितिज ऊर्जा, है ना। अंतर कहेगा तब वास्तविक नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ स्थितिज ऊर्जा तो वास्तविक। अगर वास्तविक ऊर्जा आपको निकालना है तो आपको शुरुआत वहां से करना होगा जहां पर पहले से स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है। जैसे आप अगर अपना हाइट मापते हैं तो आप अपने जो हाइट मापने वाला जो वो मेजरमेंट स्केल होता है उसको आप 0 कहाँ ले जाते हो? 0 को आप ले जाते हो पैर के नीचे। क्यों पैर के नीचे ले जाते हो? इसलिए ले जाते हो क्योंकि पैर के नीचे आपका हाइट का मान 0 है। तो यहाँ भी हम आवेश को वहां से लाएंगे जैसे लाते थे बिना त्वरण के, याद होगा आपको, विस्थापन कराते थे, धीरे धीरे विस्थापन कराते थे, बिना त्वरण के विस्थापन कराते थे। तो वो जो कराते थे वो कहां से कराएंगे? तो वहां से कराएंगे जहां स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। ठीक है, कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि हर वास्तविक चीज की शुरुआत 0 से होती है। तो 0 स्थितिज ऊर्जा कहां होता है? तो 0 स्थितिज ऊर्जा होती है अनंत पर। ठीक है, अब कहिएगा कि अनंत पर कैसे होती है सर, ये भी बता दीजिए। तो वो भी बता देंगे। देखिए पिछला वाला में फॉर्मूला आया था डेल्टा यू बराबर k(q)(1 by r2 - 1 by r1, और लास्ट में हमने एक फॉर्मूला पर सवाल भी बताया था। तो आपको याद होगा, भी ऐसे भी दिमाग लगाइए आप, ये जो ऊर्जा है ना ये दूरी पर निर्भर कर रहा है, ये बात तो पक्का है। ये जो स्थितिज ऊर्जा आपको नजर आ रहा है अंतर ही है, तो आप इसको बढ़िया से देखिए तो ये दूरी पर निर्भर कर रहा है। और ध्यान से देखिए तो स्थितिज ऊर्जा ऊपर है तो ये नीचे है। इसे हम कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ई जितना ज्यादा होगा ना उतना ही कम होगा। ठीक है, तो बताओ ई सबसे ज्यादा कितना होगा ताकि 0 हो जाए? क्योंकि हमें क्या करना, हमें वह बिंदु ढूंढना है जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो अगर ये व्युत्क्रमानुपाती है
तो अगर y विद्युत क्रमानुपाती रहे x की, तो बोलो x के कितना मान पे y 0 होगा? तो आप सब जानते हैं ये भागा में है, और भागा में इन्फिनाइट ऐसा संख्या है जो इसको भागा देने पर 0 कर सकता है y को, है ना। यानी कि यहाँ पर r बराबर अनंत रखिएगा ना, यानी कि r टेंडिंग टू अनंत बराबर तो नहीं होता, यानी कि r का वैल्यू अगर अनंत रखिएगा तब जाकर विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो चूंकि ऊर्जा विद्युत क्रमानुपाती है दूरी के, इसलिए दूरी का मान अनंत रखेंगे, है ना, तब जाके स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। तो बताइए स्थितिज ऊर्जा कहाँ शून्य होता है? तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है अनंत पर। ये बात पता चल गया। लेकिन किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। ये बात का ख्याल रहे, ये बात सबको ज्ञात रहे कि बिंदु आवेश के लिए ऐसा होता है बाबू। तो बिंदु आवेश के लिए अगर मैं बात करूं तो अनंत पर विद्युत ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो आप ही बताइए, अगर यहाँ कोई आवेश है Q, ठीक है, और दूसरा आवेश है यहाँ Q, हमने इसे r दूरी पर रख दिया, ये पॉइंट P मान लेते, और हमने पूछा कि बताओ यहाँ पर ऊर्जा कितना होगा, ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को U मान लेते हैं। तो अगर आप ये स्थितिज ऊर्जा मापने चलते हैं तो इस आवेश को शुरुआत में कहाँ रखा जाता है ना? तो शुरुआत में इसका ऊर्जा 0 किया जाता। जैसे आप पेट्रोल लेने के लिए कांटा को 0 पर ले जाते हो, वैसे ही यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का वास्तविक मान के लिए, वहां वास्तविक पेट्रोल लेने के लिए, यहाँ वास्तविक ऊर्जा मापने के लिए हम इसका ऊर्जा पहले 0 करेंगे, ठीक है। तो 0 कहां होगा? तो ये 0 होगा इनफिनाइट पर। तो सबसे पहले इसको कहां ले जाएंगे? इनफिनाइट पर, ठीक है। क्यों? ताकि ऊर्जा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। और 0 ऊर्जा से इसको लाएंगे तो जो कार्य होगा, उस कार्य के कारण जो ऊर्जा पैदा होगा वास्तविक ऊर्जा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे आपने 100 रुपया का पेट्रोल लिया, कांटा लास्ट में 100 पर नजर आ रहा है, तो वो 100 वास्तविक तब होगा जब कांटा शुरुआत कहां से किया होगा? 0 से किया होगा, है ना। तो जस्ट इसी तरह से ये ऊर्जा यहां से यहां लाने में जो कार्य होगा, यहां का वास्तविक ऊर्जा तब निकलेगा जब पहले से ऊर्जा का मान क्या हो? 0। तो किसी भी बिंदु का वास्तविक ऊर्जा अगर आपको निकालना हो बिंदु आवेश के लिए, तो उस आवेश को पहले आप अनंत पर भेज दीजिए। कहेगा क्यों सर? क्योंकि अनंत पर ऊर्जा का मान 0 होता है, और 0 से आपको मापना है ना। कोई भी चीज की माप, एक्चुअल चीज की माप हम कहां से करते हैं? 0 से करते हैं। जैसे अभी हमने बताया ये हाइट की माप, तो ये P था, ये Q था, ये R था और ये O था। तो किसी भी यहाँ पर हाइट की माप एक्चुअल कहां से करेंगे हम लोग? एक्चुअल में O से करेंगे। क्यों O से करेंगे? है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 मीटर है हाइट। जस्ट इसी प्रकार से तो हम इसको परिभाषित करने जा रहे हैं। इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? तो देखिए, परिभाषा वही होगा जो डेल्टा यू का होता था, लेकिन फर्क यही है कि यहाँ पर वहां A से B ले जाते थे, और यहाँ पर अनंत से जिस बिंदु पर आपको ऊर्जा निकालना है ना, वहां पर ले जाएंगे आवेश को, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा होता है कि बाहरी बल के द्वारा किया गया परीक्षण आवेश को घुमाने में, कहां से कहां घुमाने? स्रोत आवेश की उपस्थिति में परीक्षण आवेश को अनंत से दिए हुए बिंदु तक, ठीक है, यहीं से ही न ला रहे हैं। किसकी उपस्थिति में ला रहे हैं? इसकी उपस्थिति में। अगर इसकी उपस्थिति ना हो तो बल कहां से लगेगा? तो स्रोत आवेश की उपस्थिति में परीक्षण आवेश को अनंत से दिए हुए बिंदु तक, दिए हुए बिंदु मतलब जहां ऊर्जा आपको निकालना है, लाने में लगा बाहरी बल के द्वारा धनात्मक कार्य और विद्युत बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य को विद्युत स्थैतिक ऊर्जा कहा जाता है, उसी बिंदु पर जहां पर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखा जाए। देखिए, फॉर्मूला निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा, समझाना यहाँ पर थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अनंत क्यों लिया सर आपने? किताब में अनंत देखता है बच्चा लोग, डायरेक्ट इसका परिभाषा दिया रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि अनंत पे क्यों ले जा रहा है। तो आपको तो पता हो गया होगा, अनंत पर हम इसलिए ले जा रहे हैं शुरू बार में आवेश को,
ताकि उसका ऊर्जा का मान शून्य हो जाए। तो ऊर्जा शून्य करना उसका जरूरी है क्या? तो हाँ, अगर किसी भी बिंदु का आपको वास्तविक ऊर्जा चाहिए तो वो हमेशा जीरो से शुरू होता है, तो जीरो करना जरूरी है। तो सबसे पहले ऊर्जा जीरो करेंगे, है ना, इसीलिए उसे अनंत पर भेजते हैं। तो ये सब कारण तो आपको पता हो गया, है ना। ये लिखा रहता है, परिभाषा में भी लिखा रहता है, तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? स्रोत आवेश की उपस्थिति में परीक्षण आवेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में लगा बाहरी बल द्वारा धनात्मक तथा विद्युत बल द्वारा ऋणात्मक कार्य को उस बिंदु पर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, इधर जल्दी से आप परिभाषा लिख लेंगे। ये परिभाषा हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वीडियो रोक करके लिख लिया करें, बस थोड़ा सा भी इसमें वीडियो रोक दीजिएगा, वो लिखा जाएगा, लिख करके फिर आगे बढ़ जाना। हम इसका व्यंजक का बात करते हैं। ये इंग्लिश में मिटा देता हूं, डिस्टर्ब करेगा। इसका व्यंजक का अगर बात करें, फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। एक बिंदु पर ऊर्जा, तो मान लेते हैं कि माना कि कोई स्रोत आवेश, वही पुरानी कहानी, कोई स्रोत आवेश Q ओ बिंदु पर रखा गया है, ठीक है। और ओ बिंदु पर रखा गया है और परीक्षण आवेश Q को, स्मॉल q को अनंत से P बिंदु तक बिना त्वरण के धीरे धीरे लाया जाता है। क्यों ला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए O से R दूरी पर एक छोटा विस्थापन -dr कराया गया। माइनस क्यों लिखा, बताएंगे अभी। -dr कराया गया, जो विद्युत बल के विपरीत दिशा में है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, अब देखेंगे आगे हम लोग फॉर्मूला। चलिए थोड़ा सा रुक गया, वीडियो रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये है यहां पर कोई स्रोत आवेश Q। सवाल ये है कि यहां से RP दूरी पर एक बिंदु P है, P बिंदु की दूरी
और ये बिंदु O है। यहां पर है परीक्षण आवेश Q। तो हमें क्या करना है, यहीं पर ऊर्जा निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, वास्तविक चाहिए। तो वास्तविक चीज की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, इन्फिनाइट से। कई बार हम बता रहे हैं वास्तविक ऊर्जा की शुरुआत इन्फिनाइट से क्यों करेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट पर ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो मान लेते हैं कि इसे हम इन्फिनाइट पर भेज देते हैं, यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर है, इस दूरी को हम इन्फिनाइट कह रहे हैं। मतलब R1 दूरी हो गया आपका, सॉरी R2 दूरी हो गया RP, और R1 हो गया इन्फिनाइट। ठीक है, अभी R1 का वैल्यू इन्फिनाइट है, तो R1 का वैल्यू अगर इन्फिनाइट है, हम इसे R1 क्यों कहें, R1 क्या था, प्रारंभिक दूरी, R1 इनिशियल डिस्टेंस, तो प्रारंभिक दूरी इन्फिनाइट, तो ये प्रारंभिक क्यों हुआ, आप शुरू बार में 0 रखेंगे ना ये ऊर्जा का वैल्यू, तो 0 के लिए शुरू बार में तो आवेश यही होगा, लास्ट में विस्थापित होकर आवेश यहाँ है, तो शुरू बार में जितना दूरी होता है उसे ही तो R1 कहते हैं। तो ये R1 हो गया। यहां पर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो था उसे हम U1 कहते थे, तो U1 का वैल्यू U इन्फिनाइट है तो 0 हो जाएगा, है ना, और U2 का वैल्यू को हम UP कह देते हैं। मतलब UP मतलब P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, इन्फिनाइट पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। अब चलिए, जैसे हम पहले काम करते थे वैसे ही उस आवेश को यहां से यहां लाते समय एक यहां पर बिंदु मानते हैं, ठीक है, जो यहां से R दूरी पर है। ला किधर रहे हैं, तो इधर तो नहीं ले जा रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो विस्थापन इधर होगा dr, लेकिन हमने बोला माइनस dr ले। अब ये माइनस dr क्यों लिए, थोड़ा अपने से गेस करो। देखो पिछले वाले केस में हम ऐसे ले जा रहे थे, ऐसे, तो जब हम ऐसे ले जा रहे हैं तो दूरी बढ़ रहा है, देखिए बाबू दूरी बढ़ रहा है, और जब ऐसे ला रहे हैं तो दूरी का वैल्यू क्या कर रहा है, घट रहा है। तो विस्थापन जब आगे की ओर होता है ना तो उसे प्लस dr कहेंगे, और विस्थापन जब उल्टा डायरेक्शन में हो रहा हो, मतलब उल्टा डायरेक्शन कहिए तो ऐसे इसकी ओर, मतलब दूरी घट रहा हो, दूरी बढ़ेगा तो प्लस dr और दूरी घटेगा तो माइनस dr, सिंपल। अब कहेगा क्यों सर माइनस, तो देखिए dr मतलब होता है R2 माइनस R1, ठीक है। dr बेसिकली क्या है, R का अंतर है, d मतलब क्या होता है, अंतर, तो अंतर में क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। कोई भी अंतर है ना, कोई भी परिवर्तन हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। तो अगर कोई चीज घट रहा है तो अंतिम वाला तो कम हो जाएगा, कोई चीज का वैल्यू घट रहा है, जैसे मान लो पहले 10 सेंटीमीटर था, अब 9 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, तो 9 माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस। अब ऐसे भी हम आपको बताए थे कि कोई भी चीज में परिवर्तन, अगर वो चीज घट रहा है तो ऋणात्मक होता है, ठीक है, और अगर वो चीज बढ़ रहा है तो धनात्मक होता है, कोई भी परिवर्तन। तो यहाँ पर दूरी घट रहा है इसलिए dr निगेटिव लिए, अगर बढ़ रहा था तो dr पॉजिटिव लेते, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूरी का मान घट रहा है, इसलिए पीछे क्या लिया हमने, माइनस, उस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, विस्थापन इधर हो गया और बल ये इस पर किधर लगाएगा, तो हमने दोनों प्लस चार्ज लिए हैं तो बल तो इधर ही लगेगा, विद्युत बल। और जैसे उसमें काम किए थे ना ऊर्जा के अंतर में, डेल्टा यू में, काम जस्ट वैसे ही होगा, आपको कोई नया चीज नहीं नजर आएगा, ठीक है। जो प्रोसेस था प्रोसेस सेम टू सेम, बस फर्क ही है कि दो बिंदु में वहां ए और बी था, दूरी R1 और R2 था, यहां पर पहला दूरी इन्फिनाइट हो गया है और दूसरा दूरी RP हो गया, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, काम वैसे ही करना है। यहाँ सिर्फ माइनस dr हो गया, वहां समान दिशा में था, यहाँ उल्टा दिशा में हो गया, बट काम वही है। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले माइनस dr विस्थापन के लिए विद्युत बल द्वारा कार्य, W विद्युत इक्वल टू माइनस माइनस नहीं होगा अभी,
एफ डॉट माइनस डी आर, विस्थापन बल डॉट विस्थापन, तो बल हो गया एफ और विस्थापन माइनस डी आर। यहां पर माइनस डी आर का मतलब, माइनस का मतलब आर घट रहा है, ठीक है। तो W विद्युत हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्थिति ऊर्जा। तो हम कार्य से सीधे स्थिति ऊर्जा पे जाएंगे। तो माइनस डी आर विस्थापन के लिए, यानी कि माइनस डी आर विस्थापन के लिए, मतलब छोटा विस्थापन के लिए स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग डी कहेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा के लिए काम हो रहा है, तो डी बराबर होता है माइनस डब्ल्यू विद्युत, ठीक है। तो डी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू विद्युत, तो यहां माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा करते हैं, यहां ऐसे ही रहने देते हैं इसे, ठीक है। आगे देखा जाएगा, यहां भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ माइनस एफ डॉट माइनस डी आर, ठीक है। चूंकि माइनस डब्ल्यू होता है, डी यू बराबर देख लीजिएगा, तो डब्ल्यू का वैल्यू एफ डॉट माइनस डी आर, यही एफ डॉट माइनस डी आर हम यहां लिख दिए, पीछे लगा दिए माइनस। अब चाहे तो इसको माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि एंगल 180 डिग्री लेना होगा, इसलिए क्योंकि आप डी आर नहीं देख रहे हैं, आप माइनस डी आर से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर माइनस माइनस प्लस कर देते तो ऐसा लगता है कि डी आर वेव देखा जा रहा है। तो इसको तोड़ लेंगे पहले, इसको तोड़ेंगे तो माइनस डी आर तो रहेगा ही, माइनस तो बाहर आएगा ही, है ना। तो एफ डी आर माइनस माइनस दो तो बाहर आ गया, कॉस ऐसे एफ माइनस डी आर कॉस 180 डिग्री। चलिए अब कितना माइनस आया ध्यान से देखिए, एक माइनस ये था जो अभी लगा, ये माइनस ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस और कॉस 180 भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस करने के बाद सिंपली अगर देखेंगे तो डी यू इक्वल टू आ जाएगा कितना, एफ डी आर कॉस 180, अभी हम रहने दे रहे हैं, अभी जो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए एफ डी आर कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस एफ डी आर। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब इसे इंटीग्रेशन कर देना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है, तो 1-2 लाइन ज्यादा ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना जाए 1-2 लाइन ज्यादा चला जाए, 5 मार्क्स का है। सब चीज अगर क्लियर कर दिया आपने बहुत बढ़िया होगा। अगर सब चीज क्लियर नहीं करते हैं तो फिर वही नंबर कटने का डर रहता है। तो 1-2 लाइन इतना कर देने से, हालांकि डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी प्रयोग किया जाता है किताबों में, लेकिन 1-2 लाइन यहाँ ज्यादा कर देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा देख रहे होंगे आप, पीछे वाला के जैसा ही काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, जहां बदलाव हो रहा है आप देख लें, ठीक है। तो इसे आप उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए मिटाते हैं। वो हमने लाया वहां से डी यू। अब इंटीग्रेशन लेने पर, तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन लेंगे तो डी यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डी आर। इंटीग्रेशन अब यहां इधर है डी आर, तो हम क्या बोले थे, जिधर जो रहेगा लिमिट उसका वैसा ही लिया जाएगा। जैसे यहां पर डी आर है, यानी कि दूरी है बाबू, डी आर आर का छोटा भाग है, तो डी आर मतलब इधर वेरिएबल दूरी हो गया और इधर वेरिएबल डी यू है, तो यू यानी कि स्थिति ऊर्जा। तो ये जो इंटीग्रेशन में हम लोग यहां से लिमिट लेते हैं, यहां से यहां पर प्रारंभिक मान होता है। तो अगर मैं प्रारंभिक मान की बात करूं तो दूरी का प्रारंभिक मान जिसे हम R1 कहे थे
वो इन्फानाइट है। ठीक है, अंतिम मान कितना है? तो अंतिम मान आरपी। ठीक है, शुरू बार में दूरी हम इन्फानाइट है रखे हैं और बाद में दूरी जो आया लास्ट में वो आरपी है। अच्छा, यहां आ जाइए, यहां अगर दूरी का लिमिट लिखाया तो यहाँ डी यू यानी कि ऊर्जा का लिमिट लिखाएगा। तो ऊर्जा अनंत पर, ऊर्जा यानी कि शुरू बार में जब ये अनंत पर था तो ऊर्जा का मान 0 माने। और यहाँ यूपी, इसी को R1 और इसी को R2 और इसे U1 और इसे U2 कहा गया था पिछले वाले में। बस फर्क यही है, इसके जगह ये। अब ये लंबा प्रोसेस अभी कर रहे हैं, लेकिन इसको शॉर्ट मेथड से भी निकाला जा सकता था लेकिन लंबा हो इसीलिए 5 मार्क्स के लिए। चल देखिए, तो डी का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा फ्रॉम 0 टू यूपी इज इक्वल टू के, सॉरी एफ का वैल्यू यहां पर रख दिया जाए, एफ का वैल्यू रखा जाए के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, वहां भी रख सकते थे, है ना। चलिए के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर रखेंगे तो के क्यू क्यू बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर और पीछे क्या लगा है माइनस। ठीक है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट होता है बाबू, तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाता है, इन्फिनाइट से लेके कहां तक? आरपी तक। और ये डी यू अभी रहने देते हैं, इसलिए 0 से लेके यूपी तक। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी यू का तो यू होगा 0 से यूपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, माइनस 1 बाई आर इन्फिनाइट से आरपी। ये वीडियो आप डायरेक्ट ना देखें, पीछे वाला देखें, तभी देखें, क्योंकि बहुत सारा बात और भी बताया गया था, इंटीग्रेशन वगैरह और चीज भी बताया गया था। तो सब वीडियो लगातार देखें, कोई छूटे ना, इस बात का ख्याल रहे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ क्या बचेगा देखिए, u फ्रॉम u से यूपी, अभी वैल्यू नहीं रखे हैं, इंटीग्रेशन रखेंगे इसका वैल्यू, है ना। इंटीग्रेशन हो गया के क्यू क्यू 1 बाई आर का इन्फिनाइट से आरपी तक। रूल क्या कहता है? अब लिमिट रखने पर, तो यहां पर लिमिट रखेंगे u के वैल्यू के जगह यूपी माइनस u की जगह 0 इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1 बाई आरपी, 1 बाई आरपी। पहले आर की जगह क्या रखेंगे बाबू? आरपी रखेंगे और उसके बाद आर की जगह नीचे वाला रखते हैं, तो नीचे वाला इन्फिनाइट है तो 1 बाई इन्फिनाइट, ठीक है, और बीच में माइनस, घटा देते हैं दोनों को। और 1 बाई इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इन्फिनाइट से किसी भी संख्या में भागा दोगे, इन्फिनाइट से किसी भी संख्या में भागा दो 0 ही आने वाला, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, इन्फिनाइट से भागा दे दो 0, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा यूपी बराबर, तो यूपी बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू और 1 बाई इन्फिनाइट का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया खत्म, और डिवाइड बाई आरपी। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हम चाहें तो इसको शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो पीछे वाला फॉर्मूला आया था U2 माइनस U1 बराबर के क्यू क्यू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। कुछ नहीं करना है, R1 की जगह इन्फिनाइट रख दो और R2 की जगह RP रख दो और U1 की जगह 0 रख दो, UT की जगह UP रख दो। इस फॉर्मूला में भी काम हो जाएगा। UP माइनस 0 इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1 बाई RP माइनस 1 बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट 0, वहां वाला आ गया देखो, तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई आरपी, ठीक है, यूपी इक्वल टू। तो आप कहिएगा सर जब इतना शॉर्टकट आ ही जाता है तो इतना लंबा क्यों करें? तो अच्छा बात है, आप शॉर्टकट जानते हैं तो अच्छा बात है ना। परंतु ये ऐसे लंबा करने से 2 फायदा हुआ। एक तो अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना हो तो आप कैसे चलेंगे, स्थिति ऊर्जा निकालना हो, वो प्रक्रिया पता होगा। और दूसरा 5 मार्क्स में बोर्ड में आता है, तो अगर बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है और आपने ऐसे कर दिया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड के लिए भी जरूरी है। और साथ में दूसरा बात कि यहाँ पर व्यंजक प्राप्त हो गया तो इससे क्या हुआ, सवाल बनाने में भी स्थिति ऊर्जा का कोई दिक्कत नहीं होगा। टफ से टफ सवाल बनाने में भी
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है ये बात आपको पता चल गया। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। सिंपली अगर हम बात करें, ये व्यंजक हो गया लास्ट में। इस फॉर्मूला को सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो दो आवेश को आरपी दूरी पर रखे थे हम, क्यू क्यू को, है ना। तो जो फॉर्मूला आया उस फॉर्मूला को आप देखिए तो के इंटू दोनों का गुना, मतलब दोनों चार्जों का गुना और डिवाइड बाय डिस्टेंस, यही आया है हमारा, है ना। तो अगर हम सिंपली बात करेंगे तो देखिए स्पेशल पॉइंट, कुछ विशेष बिंदु हैं। विशेष बिंदुएं हम किस लिए बताते हैं? न्यूमेरिकल वगैरह बनने के लिए, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, लेकिन अभी एक दो फॉर्मूला और हो जाए तो न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा। चलिए स्पेशल पॉइंट में पहला बात करें फॉर्मूला की। तो अगर फॉर्मूला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इतना लंबा जो अभी लाए हम ये करके, ये बिल्कुल सिंपल है। ऐसे देखो, दो आवेश है, कोई जरूरी नहीं कि क्यू क्यू ही रहे, हम इसे Q1 मान लें और इसे Q2 मान लें, दोनों के बीच की दूरी R मान लें, सिंपली, है ना। सिंपली फॉर्मूला को ऐसे कही, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ऐसे कर सकते हैं। तो दो आवेश Q1 Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? तो अभी हम क्या बताए, ये Q की जगह ये RP ये था और ये स्मॉल q था, या तो ऐसे कहिए K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R, या फिर आप कहिए K Q Q डिवाइड बाई R। की बात तो बराबर है, मतलब दो आवेश दिए रहेंगे और दोनों आवेश कुछ दूरी दिया रहेगा दोनों के बीच, और कहेगा स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो K गुने दोनों का गुना बटा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। और यहां आवेशों को चिन्ह के साथ लिया जाएगा, ये बात हम आपको बता चुके हैं, चिन्ह के साथ लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा चिन्ह के साथ? क्योंकि यह अदिश राशि है, सदिश तो है नहीं कि अगर मान लीजिए गुना करने पर माइनस आ भी जाए तो सदिश राशि में हम कह देते हैं कि उस माइनस का मतलब उसकी दिशा हो, ठीक है। जैसे बल का सूत्र था F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, पूरा फॉर्मूला R कैप ऐसे होता है। तो अगर यहां गुना करें, मान लीजिए माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस, और गुना किया आपने, तो अगर ये माइनस आ जाए तो इसका मतलब आकर्षण हो जाता है, ठीक है। तो आकर्षण अगर अलग रख दिया जाए और इसकी दिशा हटा दिया जाए तो ये हम लोग मोड में लेकर चलते थे। तो इसमें हम आवेश को चिन्ह के साथ नहीं लेते थे, है ना, क्योंकि हम परिमाण की अलग बात कर रहे हैं और दिशा आकर्षण लिख दिए। तो जब आकर्षण अलग लिखा गया फिर माइनस यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि बल के सूत्र में और विद्युत क्षेत्र ये दोनों सदिश राशि थे, तो हम सिर्फ इसका परिमाण का बात करते थे ना, इसलिए आवेश का साइन नहीं लेते थे। अगर साइन में माइनस आ भी जाए, प्लस आएगा तो कोई डर नहीं, माइनस आएगा तभी ना डर है। तो अगर माइनस आ भी जाए तो उसका मतलब आकर्षण हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र में अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, प्लस तो बाहर की ओर, है ना। तो यहां माइनस साइन अगर आ जाता था ना, तो इसका मतलब हम बताते थे कि बाबू ये सदिश राशि है, तो इस माइनस का मतलब आकर्षण हो गया, इसकी दिशा बतला रहा है। लेकिन यहां तो ये अदिश राशि है, तो अदिश राशि में अगर साइन नहीं लीजिएगा तो साइन का मतलब क्या बताइएगा? कुछ नहीं बता सकते। यहां तो बता दे रहे हैं कि इस साइन का मतलब इसकी दिशा है। अब अदिश राशि में तो दिशा होता नहीं है, तो क्या मैं साइन का मतलब कह दूं कि इसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी? गलत हो जाएगा। तो यहां पर माइनस साइन अगर आता है तो आपको लेके चलना पड़ेगा। यहां पर साइन नहीं लीजिएगा तो साइन का मतलब अलग बता दीजिए तो चलेगा, उसकी दिशा के बारे में, है ना। तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र और बल के सूत्र में जब हम परिमाण निकालते थे, है ना, तो यहां चिन्ह नहीं लेते थे आवेश का,
और अगर साइन लेते भी थे सदिश वाले में तो उसका मतलब उसकी दिशा होती थी, लेकिन यहाँ पर इस साइन का मतलब जो आएगा, इस साइन यहाँ पर आएगा, वो साइन आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका अलग मतलब आप नहीं बता सकते। वहां अलग मतलब बता देते थे, उसकी दिशा होगी। अब देखिए बाबू, ये विद्युत स्थैतिक ऊर्जा आवेशों को चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो सोचो अगर आवेशों को चिन्ह के साथ लेंगे आप, तो अगर आवेश सजातीय हो तब क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर सजातीय आवेश हो, आवेश सजातीय हो तो क्या होगा, ये दोनों को गुना करेंगे आप। सजातीय मतलब क्या होता है, दोनों या तो प्लस प्लस होगा और या तो माइनस माइनस होगा। तो अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो यू क्या आएगा, यू आएगा ग्रेटर देन 0। मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों केस में चाहे प्लस प्लस से गुना हो चाहे माइनस माइनस से गुना हो, है ना, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस, यही ना आएगा सजातीय में। तो ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, यानी कि ये पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि धनात्मक, यू धनात्मक, यू धनात्मक। अब यहां आइए, यानी कि अब कह सकते हैं एक बात और, अगर सजातीय आवेश हो तो बल कैसा लगेगा, तो बल होगा विकर्षण, बल विकर्षण, ठीक है, बल कैसा लगेगा, तो बल होगा विकर्षण। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर किसी भी बल का स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है ना, तो इसका मतलब वो बल हमेशा विकर्षण होगा, ठीक है। यहां से एक बात और मिल रहा है, अगर विजातीय आवेश हो तो क्या होगा, यू लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब यू ऋणात्मक, ठीक है। लेस देन 0 कैसे होगा, तो विजातीय में एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस, या एक माइनस रहा तो दूसरा प्लस, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उल्टा साइन में गुना करोगे तो निगेटिव आएगा, फॉर्मूला में, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो स्थितिज ऊर्जा आया यहां पर, ये ऋणात्मक आया। यहां बल कैसा लगता है, यहां बल कैसा लगता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर विजातीय आवेश हो, मतलब उल्टा आवेश हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो बल कैसा होगा, तो बल आकर्षण होगा। तो एक बात का ख्याल रहे, अगर स्थितिज ऊर्जा किसी भी बल का धनात्मक है तो इसका मतलब वह बल विकर्षण है, और ऋणात्मक है तो वह बल आकर्षण है। तो ऐसे ही मैं आपसे सवाल पूछूं एक, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो कैसी स्थितिज ऊर्जा होगी, धनात्मक की ऋणात्मक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी स्थितिज ऊर्जा होगी, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आप क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहां से आया, गुरुत्वाकर्षण बल से आया, और गुरुत्वाकर्षण बल का नाम ही आकर्षण बल के पड़ा है, गुरुत्व आकर्षण, पिंडों के बीच आकर्षण, यानी कि ये आकर्षण बल है। और किसी भी आकर्षण बल का स्थितिज ऊर्जा जो है ना, वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसा कि ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाता है, माइनस Gm(m1m2/r), है ना, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है, माइनस Gm1m2/r। जैसे यहाँ पर क्या होता है, K(q1q2/r), वैसे चलता है यहाँ G, K की जगह G, है ना, और M1m2 मतलब यहाँ आवेशों की जगह यहाँ पर द्रव्यमान होते हैं, तो यहाँ पर माइनस। यानी कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी स्थितिज ऊर्जा होगी, ऋणात्मक होगी, है ना। तो ये रहा आपका स्थितिज ऊर्जा स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, इसे लिख लीजिएगा। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ। चलिए दूसरा मैं बात करूं, U तथा R के बीच ग्राफ, U और R के बीच ग्राफ। तो U और R के बीच ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो हम दो ग्राफ खींचेंगे। अब कहिएगा क्यों सर, तो देखिए बाबू, एक विकर्षण के लिए और एक आकर्षण के लिए।
विकर्षण में Q1 कॉमा Q2 यानी कि U की बात करें जिसका फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R है, ये U धनात्मक आएगा। तो ये बात तो पक्का है कि फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है उसमें U व्युत्क्रम अनुपाती है R का, और U हम Y के जगह रखे हैं और इसे हम X के जगह रखे हैं। और आप सब लोग को पता है कि अगर Y व्युत्क्रम अनुपाती हो X की तो उसका ग्राफ हाइपरबोला होता है, ये पहले भी बताया है ना। हाइपरबोला ग्राफ ऐसा y बराबर 1/x, y बराबर 1/x स्क्वायर, y बराबर 1/x क्यूब, ये सब जो व्युत्क्रम अनुपाती हैं इनका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला होगा यानी कि y के भी समानांतर यदि हाइपरबोला ग्राफ कैसा होता है, इधर y के समानांतर और इधर x के समानांतर। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए